क्या कभी सोचा है कि कोई एक दस्तावेज 140 करोड़ लोगों के सपनों और उनकी उम्मीदों को अपने में समेट सकता है? जी हाँ, ऐसा दस्तावेज है और वो है भारत का संविधान। और आज हम उसी की आत्मा, उसी के दिल की धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसकी प्रस्तावना को। ये सिर्फ एक परिचय भर नहीं है, ये एक राष्ट्र का अपने हर नागरिक से किया गया एक गहरा वादा है। इसकी अहमियत को समझने के लिए चलिए इस एक दमदार बात से शुरू करते हैं। ठाकुरदास भार्गव, जो हमारी संविधान सभा के एक बहुत ही दूरदर्शी सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जरा सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। ये हमें फौरन बता देता है कि हम किसी आम कानूनी दस्तावेज की बात नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आत्मा ही नहीं, बल्कि इसे संविधान का दिल, पूरे दस्तावेज का आईना और एक तरह से उसकी इंडेक्स भी माना जाता है। तो ठीक है, इस आत्मा को सच में समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि इसका जन्म कैसे हुआ, भारत की नींव रखने वाले वो 5 स्तंभ कौन से हैं, हर नागरिक से क्या वादे किए गए हैं। फिर जानेंगे कि कानून की कसौटी पर ये कैसे खरी उतरी, और आखिर में देखेंगे कि ये कैसे आज भी एक जीवंत दस्तावेज है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हर महान चीज की तरह प्रस्तावना की भी अपनी एक जड़ है, एक कहानी जो एक नए नए आजाद हुए देश की सपनों और उम्मीदों से बुनी गई है। चले जरा समय में पीछे चलते हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 1946। भारत आज़ादी की दहलीज पर था और इस ऐतिहासिक मौके पर जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उस नए राष्ट्र की आत्मा का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। और जानते हैं, यही वो प्रस्ताव था जो कुछ बदलावों के बाद हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। इसीलिए तो इसे कभी कभी उद्देशिका भी कहते हैं। अच्छा, तो अब जब हम इसकी पैदाइश की कहानी जान गए हैं, तो चलिए इसके शब्दों की ताकत को महसूस करते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत में ही 5 बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। ये शब्द उन खंभों की तरह हैं, उन पिलर्स की तरह, जिन पर हमारे भारतीय राष्ट्र की पूरी इमारत खड़ी है। ये 5 स्तंभ हैं: संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और हाँ, एक बात पर गौर कीजिएगा, इन्हें जिस क्रम में लिखा गया है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये क्रम दिखाता है कि हमारे देश के लिए जो सपना देखा गया था, उसकी प्राथमिकताएं क्या थीं, जिसकी शुरुआत होती है सबसे जरूरी चीज से, हमारी आजादी। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है संप्रभु। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो भारत अपने घर का मालिक खुद है। कोई भी बाहरी ताकत हमें ये नहीं बता सकती कि हम अपने देश के अंदर क्या करेंगे या दुनिया के साथ हमारे रिश्ते कैसे होंगे। हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। इसके ठीक बाद आता है समाजवादी। अब देखिए, भारतीय समाजवाद का मतलब ये नहीं कि हर चीज पर सरकार का कंट्रोल हो। इसका असली लक्ष्य ये है कि देश के संसाधनों का फायदा आम लोगों तक पहुंचे और अमीर गरीब के बीच की खाई कम हो। और उतना ही अहम है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब साफ है कि सरकार का, यानी स्टेट का, अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और वो सभी का एक जैसा सम्मान करती है। और आखिर में ये 2 शब्द एक साथ आते हैं, लोकतांत्रिक और गणराज्य। लोकतांत्रिक का मतलब तो हम सब जानते हैं, सरकार लोगों की है, लोग ही उसे चुनते हैं और वो लोगों के लिए ही काम करती है। और गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है, यानी राष्ट्रपति, वो चुना जाता है। वो किसी राजा महाराजा के खानदान से नहीं आता, ये पद विरासत में नहीं मिलता। अच्छा, भारत कैसा देश है ये तो हमने समझ लिया। अब आते प्रस्तावना के उस हिस्से पर जो सच में इसका दिल है, वो वादे जो ये भारत के हर एक नागरिक से करती है। ये वो लक्ष्य हैं जिन्हें हासिल करने के लिए हमारा देश हमेशा कोशिश करता रहेगा। पहला वादा है न्याय का, लेकिन ये सिर्फ अदालत वाला न्याय नहीं है। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। मतलब एक ऐसा समाज बने जहां जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो, आर्थिक असमानता कम हो और ये पक्का हो कि राजनीति में हर किसी की आवाज सुनी जाए। और न्याय का ये विचार रूसी क्रांति से प्रेरित था। न्याय के बाद है स्वतंत्रता का वादा, हमें सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी चीज में विश्वास रखने की, किसी भी धर्म को मानने की और जैसे चाहें वैसे पूजा पाठ करने की पूरी आज़ादी है। ये वो आज़ादियां हैं जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती हैं। और इन विचारों की जड़ें हमें फ्रांसीसी क्रांति में मिलती हैं। और फिर आता है समता, यानी बराबरी का वादा। प्रस्तावना 2 तरह की बराबरी पक्की करती है।
प्रतिष्ठा की और अवसर की। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है और सभी को जिंदगी में आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। ये आदर्श भी फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रेरित है। तो अब हम अपने सफर के एक बहुत ही रोमांचक पड़ाव पर आ गए हैं। ये सब वादे और आदर्श सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सवाल ये था कि क्या इनकी कोई कानूनी ताकत भी है? और यहीं से शुरू हुई एक दशकों लंबी कानूनी बहस, एक असली कोर्टरूम ड्रामा। इस सवाल के जवाब ने भारत के कानूनी इतिहास में एक जबरदस्त यू टर्न लिया। सोचकर देखिए, 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन ठीक 13 साल बाद 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पूरी तरह से पलट दिया और ऐलान किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। और इस एक फैसले ने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो इसका सीधा सा मतलब था कि संसद अगर चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकती है, यानी संशोधन कर सकती है। और ठीक यही हुआ। तो इसमें कितनी बार बदलाव हुआ है? जवाब शायद चौंका दे। अपने पूरे इतिहास में प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। ये बात खुद बताती है कि इसके मूल सिद्धांत कितने गहरे और स्थायी हैं। ये इकलौता बदलाव हुआ 1976 में 42nd संशोधन के जरिए। उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और उसी दौरान प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। वैसे तो ये सिद्धांत पहले से ही संविधान की भावना में शामिल थे, लेकिन इस संशोधन ने उन्हें साफ साफ शब्दों में प्रस्तावना का हिस्सा बना दिया। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब इस पूरी कहानी को कुछ आसान से नंबरों में समेटते हैं ताकि ये बातें हमेशा याद रहें। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। भारत की पहचान बताने वाले 5 स्तंभ, नागरिकों से किए गए 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समता के वादे, और इसकी कानूनी यात्रा जिसमें एक ऐतिहासिक संशोधन के जरिए 3 नए शब्द जोड़े गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे संविधान की एक जीती जागती कहानी है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। प्रस्तावना हमारे सामने महान आदर्श रखती है, लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इन आदर्शों का क्या मतलब है? हम सब इस देश के नागरिक होने के नाते न्याय, स्वतंत्रता और समानता के इन वादों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पूरा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि संविधान की आत्मा आखिरकार हम नागरिकों के जरिए ही तो जिंदा रहती है।